वो कहावत है कि अपनों का पता, या यूं कहें कि जो अपने आसपास होते हैं उनका पता मुश्किल समय में ही लगता है। जब संजीव आज उस हालत में पहुंचा हुआ था तो उसको पता लग चुका था कि जो उसके आसपास घूमते रहते हैं, जो उसकी जी हजूरी करते रहते हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ तब तक ही हैं जब तक कोई कठिनाई संजीव पर ना आए। जब तक संजीव बिल्कुल ठीक ठाक है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उस पर कठिनाई आई, उसका एक एक करके सब साथ छोड़ने लगे। लेकिन संजीव अपने जिगरी दोस्त नवीन को कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इस मोड़ पर अगर वो उसे छोड़ दे तो उसकी मौत निश्चित है। वो अपने बाकी दोस्तों से गुजारिश करता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, उनके आगे पैर पकड़ता है कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा तो रास्ता रह गया है, प्लीज़ इसे ले जाओ, नहीं लेके गए तो मर जाएगा, कुछ ही वक्त बचा है, अगर सुबह होगी तो इसकी सांसें भी चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन वो दोस्त संजीव की एक नहीं मानते और वो अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या संजीव भी अब नवीन का साथ छोड़ने वाला था? क्या वो भी अपना नाम उन बेवफा दोस्तों में शामिल करा देता? ये तो कहानी के किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन ये संजीव और नवीन है कौन? कहाँ गए थे? नवीन के साथ क्या हुआ था? शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन इससे पहले कि मैं किस्सा शुरू करूं, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ के साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किस्सा पसंद आया कमेंट में फीडबैक ज़रूर लिख दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं किस्से को। किस्सा है बेसिकली दो दोस्तों का, संजीव और नवीन का। इनका दोनों का बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा गुजरा। दोनों के परिवार गरीब, ज़्यादा पैसे इनके पास थे नहीं, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। इन दोनों ने ठान रखी थी कि अपने जीवन में ये सफलता पाकर रहेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और शुरुआत इनकी अच्छी रही। जैसे ही ये पास इन्होंने कॉलेज से किया, नौकरी तो शुरू की, लेकिन सपना इनका एक ही था कि ये अपने काम को शुरू करेंगे, अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। कुछ समय नौकरी की, फिर उसके बाद इनका जब सेटल होना शुरू हुए तो फिर बिज़नेस शुरू किया और किस्मत चमक उठी। बिज़नेस इनका अच्छा खासा चलने लगा। इनका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है दोनों का। पहले शहर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, बहुत बढ़िया चला। उसके बाद उसी शहर में 4 रेस्टोरेंट खोले, सभी बहुत बढ़िया चले। और धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी इन्होंने रेस्टोरेंट खोलने शुरू कर दिए, जो सब बढ़िया तरीके से चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात ऑटोमेशन। इनको खुद अपने काम को ज़्यादा ध्यान देने की अब ज़रूरत थी नहीं। ये बाकी दूसरे कामों में भी थे और साथ के साथ जो इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस था वो मैनेजर्स वगैरह संभाल लेते। फिर इनके शौक़ थे जो ये अपने बचपन में या फिर कह सकते हैं टीन एज में नहीं पूरे कर सके। जब इनका कॉलेज का जो दोस्तों का ग्रुप होता था, वो कहीं घूमने जाते थे, ये नहीं जा पाते थे, इनके पास उतने पैसे ही नहीं होते थे। लेकिन मन में एक हसरत, एक कसक तो रहती थी। अब ये अपनी कसक और हसरत पूरी करते हैं। ये अब देश के अलग अलग जगहों में घूमना शुरू करते हैं। इनका रूटीन था कि महीने में कम से कम 5 से 6 दिन तो ये देश के, ना ही सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी अलग अलग जगहों पर घूमते, प्रकृति को देखते, निहारते, उसका आनंद उठाते। अब ये धीरे धीरे, जैसे होता है ना, लेवल होता है कि भाई पहले तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने फिर ट्रैकिंग, कैंपिंग करनी शुरू कर दी। कई जंगलों में इन्होंने कैंपिंग की, कई छोटे छोटे पहाड़ों पे इन्होंने ट्रैकिंग की। काफ़ी समय से ये देश के अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे। अब इनका निशाना था दार्जिलिंग। ये सोचते हैं कि भाई दार्जिलिंग देश ही नहीं, दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में एक है और अब अभी तक हम गए नहीं। अब ये विचार बनने लगते हैं कि भाई जाएंगे तो मज़ा तब आएगा कि वहाँ पर कोई ट्रैकिंग का सिस्टम हो। वहाँ पर ये सीनरीज वगैरह देखते हैं, पूछताछ करते हैं लोगों से भी जो जा चुके होंगे कि कैसा है, तो वही कहते हैं कि बहुत हरियाली है, चाय के बागान हैं, जंगल भी हैं, कुछ पहाड़ भी हैं और उन पर ट्रैकिंग भी कुछ लोग करते हैं कभी कभी। लेकिन कोई कॉमन नहीं है, इतना कॉमन नहीं है ये ट्रैकिंग वगैरह का। ज़्यादा हिमाचल और उत्तराखंड में है, लेकिन उस तरफ शायद नहीं है।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा रिसर्च जब करते हैं तो इनको लगता है कि शायद एक दो जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर ट्रैकिंग हो सके। अब इसी उम्मीद में ये दो दोस्त तैयारी करते हैं जाने की। लेकिन इस बार पता नहीं क्या आता है संजीव के मन में। वो उसके तीन दोस्त होते हैं जो कभी कभी उनको ज्वाइन करते हैं, मतलब जाने घूमने में नहीं, वैसे ही बस उनको करते हैं कि भाई ऐसा करें, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा, दो जने क्या करके करेंगे, थोड़े जने और चलते हैं। नवीन कहता था ठीक है देख ले किसकी बात कर रहा है। तो ये जो इसके संजीव के दोस्त थे ये कहता है कि भाई उनको ले चलें। तो नवीन कहता है ठीक है भाई, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, तुम अगर जानते हो तो चल पड़ो। अब भाई अंधा क्या मांगे दो आंखें, जिसको फ्री में जाना मिले, फ्री में खाना मिले, फ्री में ट्रैकिंग मिले, घूमना फिरना मिले, वो क्यों ना करेगा। उसके जो तीन दोस्त हैं वो झट से उसको हाँ कर देते हैं और अब ये पांचों जाने रवाना हो जाते हैं दार्जिलिंग की ओर, या यूँ कहें कि मौत के रास्ते की ओर। क्योंकि अब इनमें से एक पर मौत हावी होने वाली थी। नाम तो भले ही उसका मैंने किस्से के शुरू में ले लिया है, लेकिन कैसे, क्यों और इसका कारण क्या था, धीरे धीरे इस किस्से के अगले पड़ाव में पता लगे जाएगा आपको। अब जब ये दार्जिलिंग पहुंचते हैं, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया होटल बुक कराते हैं, 3 रूम लेते हैं और बाकी रात के समय में ये इकट्ठे बैठ के अपना सारा सोचते हैं कि भाई अल्कोहल लेके जाएंगे, वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, चिकन वगैरह यहाँ से नीचे से लेके जाएंगे और जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा हम चलेंगे। अब ये एक वेटर को बुलाते हैं क्योंकि ये पूछना चाहते थे कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा कोई गाइड वगैरह का कुछ है, कुछ थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। वेटर को कुछ पैसे देते हैं और पूछते हैं कि भाई बता कि हमने ये 2-3 पहाड़ियाँ सेलेक्ट की हैं, इनमें से ट्रैकिंग के लिए कौन सी पहाड़ी सबसे ठीक रहेगी। अब वो वेटर कहता है कि सर ट्रैकिंग की आपने मतलब ट्रैकिंग स्पेशल ट्रैकिंग ही करनी है। ये कहते हैं कि भाई इतनी दूर से इसी काम के लिए आए हैं। कहते हैं मैं तो कहता हूँ कि आप सर ट्रैकिंग मत कीजिए। अब नवीन थोड़ा सा गुस्से में पूछता है कि भाई तुझसे पूछा है, तेरी सलाह ले रहे कि कौन सी पहाड़ी पे जाएं, ये सलाह नहीं ली कि ट्रैकिंग करें या ना करें, तुम बस उतना बताओ जितना पूछा गया। वो जो वेटर है वो कहता है कि सर बात वो नहीं है, मतलब यहाँ पर ना जो 1-2 पहाड़ियाँ हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो वहाँ पर ना कुछ ठीक नहीं है, मतलब वहाँ पर लोग जाते भी नहीं हैं। और क्या क्या कहा नवीन, कहता जाते नहीं है मतलब कि आज तक कोई नहीं गया। कहते जहाँ तक मेरा अंदाजा है कोई नहीं गया। क्यों, क्या हुआ। तो वो कहता है कि माना जाता है कि इन पहाड़ों में कुछ भूत प्रेत चुड़ैलें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब ये बात सुनते हैं तो सभी के सभी ये 5 जाने ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं। अरे भाई तू कौन सी दकियानूसी बातें करने लग पड़ा है, हम तुझसे पूछ रहे पहाड़ चढ़ना, तू कह रहा ऊपर भूत मिलेंगे। लेकिन वेटर हंस नहीं रहा था, शायद उसको इस चीज़ का गुस्सा भी नहीं लग रहा था कि उसकी बातों पर हंसा जा रहा है। वो समझ रहा था कि शायद ये अनजान है, इनको पता नहीं है, लेकिन मेरा बताना तो फर्ज है। वो कहता है कि सर अभी ये इतना बोलता ही है। तो नवीन कहता है यार किससे यार, हमने गलत बंदा पकड़ लिया, जा यार तू जा, कोई बात नहीं। वेटर उनको उनके पैसे वापस करता है। तो संजीव कहता है अरे कोई बात नहीं, रहने दे भाई, तू नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं। कहता नहीं सर, जो आपने पूछा मैंने तो बता दिया, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं रखूँगा। नवीन कहता भाई सीरियस हो गया, कोई बात नहीं, तू ले ले। चल तू ये बता दे कि ये 2 पहाड़ियाँ हमने सेलेक्ट की हैं, इनमें से कौन सी पहाड़ी ज़्यादा सही है। वेटर कहता है कि सर देखो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक पहाड़ी का नाम लेता है। इस पहाड़ी पर कहते हैं कि थोड़ा सा ना स्पॉट है जगह, तो अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो रात के समय में आप करोगे, इन्हीं रात तक पहुंचोगे वहाँ पे। कहते हैं हाँ, तो फिर आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो। हालांकि सर मैं फिर यही आपको सजेशन करूँगा कि अगर आपने जाना ना तो दिन के में घूम के वापस आ जाना, रात मत रुकना। मैंने कहा चलो ठीक है जाओ भाई। अब जब ये वेटर चला जाता है तो सभी हंसने लग पड़ते हैं कि भाई ये तो हमें भूत प्रेतों से मिला रहा है। खैर ये बनाते हैं प्रोग्राम और पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करते हैं। और जैसा कि वेटर ने कहा था कि थोड़ी सी स्पॉट जगह थी उस पहाड़ी पर जिसपे यानी कि इनकी कैंपिंग वगैरह आसानी से हो सकती थी। अब ये प्रोग्राम बनाते हैं और डिटेलिंग वगैरह करते हैं कि भाई इतने किलोमीटर हो सकती है, इतना टाइम लगेगा जाने में, और कोई बात नहीं, रात के समय में वहाँ पर आराम से हम ऐश करेंगे, शराब पियेंगे और बाकी जो नॉन वेज वगैरह सारा उसका बंदोबस्त करेंगे बारबेक्यू का। और ये सब सलाह करके सुबह जब ये उठते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं और रवाना होने के लिए जैसे निकलते हैं होटल से बाहर, वही उनको वेटर नज़र आता है और वो कहता है कि बस सर थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए अगर आप आ सकें जल्दी तो।
उसकी बातों का सभी के सभी सिर्फ एक अजीब सी मुस्कुराहट से जवाब देते हैं कि जैसे कि वो किसी बात की, किसी चीज़ की कोई परवाह करते नहीं। अब ये चल पड़ते हैं मौत के मुंह की ओर, नहीं, ट्रैकिंग की ओर, या दूसरे शब्दों में जो मैंने कहा वो ठीक है। खैर, अब ये ट्रैकिंग कर रहे थे। ट्रैकिंग के दौरान इनको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पहाड़ी कोई बहुत ऊंची नहीं थी और जंगल होने की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह थी इनको, जिससे ये आसानी से चढ़ते जा रहे थे। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन थक तो रहे थे। अब जब ये उसके क्लिफ पर पहुंचते हैं, पठार पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर ये बिल्कुल थक चुके थे। वैसे बेसिकली पांचों के पांचों जाने थक चुके थे और बस अब जैसे ऊंची ऊंची सांस ले रहे होते हैं, हाँफ रहे होते हैं, वैसा हाल था और अंधेरा हो चुका था। अब जैसे ही ये खड़े होते हैं और उनको दार्जिलिंग का दृश्य नज़र आता है, चमचमाती हुई लाइट्स और एक तारों का बिल्कुल संग्रह, तो ये इनका देख के मन खुश हो जाता है कि भाई आज आएगा मज़ा, बहुत मज़ा आएगा आज। अब जल्दी से कहते हैं यार आसपास से लकड़ियाँ उठाओ और जल्दी से यहाँ आग लगाते हैं, कैंप वगैरह लगाओ, रेस्ट एक साथ ही बाद में करेंगे और उसके बाद फिर हम पहले खाना वगैरह खाएंगे, शराब पियेंगे और एंजॉय करेंगे पूरा। जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं। जैसे ही एक स्टेबल यानी कि एक स्टेबल लाइट का प्रबंध होता है, ज्वाला जलती है। अब इनको वो नज़र आता है जिसको शायद इन्होंने पहले नोटिस नहीं किया था। जब ये देखते हैं, एक बिल्कुल कोने में एक दरवाज़ा इनको नज़र आ रहा था। बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं था, वो होगा कुछ 5 फीट के आसपास का दरवाज़ा होगा, छोटा सा दरवाज़ा था। लेकिन भाई चट्टानों के ऊपर दरवाज़ा कैसे आ गया, पहाड़ी के ऊपर? ये देख के कहते हैं अरे भाई ये क्या सिस्टम है, ये किसने घर बना लिया? हम तो सोच रहे थे कि हम ही पहले आए होंगे, यहाँ पर पहले कोई दरवाज़ा बना कर गया। तो संजीव और नवीन ये उठ के, बाकी इनके 3 दोस्त भी पीछे पीछे आ रहे थे कि देखे तो सही क्या है। ये देखते हैं कि दरवाज़ा जो है वो बड़ा एंटीक से टाइप का था, मतलब पुराने सा तरीके का बना हुआ था। और नेचुरली बात है, ये अब जैसे कोने पर खड़े हो रही है, ये दरवाज़ा इनको नज़र आ रहा है, बिल्कुल पीछे खाली है, थोड़ी सी वो गहराई शुरू हो जाती है। तो बस सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा था। कहते हैं यार ये किसी ने बड़ा जुगाड़ किया है, ना कोई दरवाजे का मतलब है, पता नहीं कौन दरवाज़ा लगा गया। भाई हमें तो लगा था हम ही पहले यहाँ पर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही मोर्चा मार चुका है कोई। तो अभी जो संजीव है नोब पर, उसकी नोब बनी हुई थी, उसको हाथ रखता ही है तो अचानक से नवीन कहता है रोक 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 रोक, क्या हुआ? संजीव कहता है क्या हुआ? तो कहता वो देखिए पत्थर पे ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब जो पत्थर पे देखते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। बंगाली भाषा को तो इनको मतलब पता नहीं था। तो ये अब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भाई क्या ये क्या लिखा है। तो ये वो कहते हैं यार ट्रांसलेटर लगाओ यार, क्या क्या बात कर रहे हो। तो ट्रांसलेटर लगाते हैं फ़ोन पे, लेकिन पत्थर पे होने की वजह से इनको सही तरीके से लग नहीं रहा था, मतलब पता नहीं लग रहा, ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहा था। वो तो नेचुरली बात है, कोई चीज़ टाइप होगी अच्छे तरीके से उसको करेगा। अब ये कहते हैं भाई मेरे पास उसना वेटर का नंबर है, मैंने नंबर ले लिया था कि इनकेस कुछ ज़रूरत हो उसको को फ़ोन करके पूछूँ कि क्या लिखा है। कहते चल पूछते हैं। अब उसको पहले व्हाट्सअप अच्छे से फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करते हैं। तो उसको फ़ोन करते हैं कि भाई तुझे एक ना फ़ोटो भेजी है, ये देख इस पर क्या लिखा हुआ है। तो वेटर देख के कहता है कि ये लिखा है कि ये दरवाज़ा मत खोलना। तो कहता है अच्छा ठीक है, चल ठीक। तो वो वेटर कहता है कि साहब आप कहाँ पे हो, वो पहाड़ी पे हो? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि ये आपने कहाँ पढ़ा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कहते हैं यार पता नहीं यार, ये यहाँ पे पहले से एक दरवाज़ा बना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल उसका पास लिखा हुआ है दरवाज़ा मत खोलना। तो वेटर कहता चलाता कहता सर प्लीज़ 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 गलती से भी उस दरवाजे को मत खोलना, उसको मत खोलना गलती से। तो ये कहते हैं कि क्या दरवाज़ा, क्या सिस्टम दरवाजे का? कहते हैं नहीं बस मैंने सुना है कि अगर कुछ ऐसा दरवाज़ा नज़र आ जाए कहीं पर पहाड़ियों पे, ख़ास तौर पर जंगलों में, तो उसको खोलना नहीं चाहिए। तो पीछे से नवीन उसको कस के कहता है, हंस के कहता है हाँ हाँ भूत प्रेत नज़र आएंगे ना, हंसने लग पड़ते सारे। कहता है ठीक है भाई नहीं खोलते, हमें क्या पड़ी, वैसे भी दरवाजे के पीछे है क्या। खैर ये कह के तो जो संजीव है कहता खोल दूँ दरवाज़ा। तो नवीन थोड़ा सा घबराता है, कहता नहीं नहीं यार रहने दे, अगर कहा है दरवाज़ा नहीं खोलना तो रहने देते हैं ना। तो अब ये संजीव कहता है किसने कहा है दरवाज़ा नहीं खोलना? कहता लिखा तो है। कहता है किसी ने कहा है क्या? लिखने को तो हम भी लिख देंगे कि दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है, तो फिर कोई क्या कहेगा। अब ये कह के सारे हंसने लग पड़ते हैं, लेकिन नवीन जो है वो फिर भी थोड़ा सा सीरियस था और वो कहता है कि नहीं भाई ऐसे ही कोई रहने दे, हमने यहाँ पर कैंपिंग भी करनी है। अब ना संजीव उसका थोड़ा सा मजाक बनाता है, अरे तू तो फट्टू ही रहेगा सारी उम्र, डरता है तू बहुत।
नवीन और संजीव दोनों अच्छे दोस्त, भाइयों जैसा प्यार, आपस में एक दूसरे को जो मर्जी ऊट पटांग जो मर्जी को ले, कभी किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज नवीन को बुरा लग रहा था। उसका कारण ये है कि आज नवीन और संजीव के अलावा भी 3 जाने और थे, जिसके सामने, जिसको शायद वो पहली बार ही देख रहा था, पहली बार मिला था, और उसके सामने संजीव उसकी कुछ बेइज्जती कर रहा था जो नवीन को अच्छा नहीं लग रहा था। नवीन की आंखें, उसके हाव भाव ये बयां कर लेते। नवीन फिर कहता है कि छोड़ पर रहने दे यार, अपना आग बुझ जाएगी, लकड़ियां और ज़्यादा है नहीं है, अपना जो एंजॉय करना हमने करें। यार अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती और वो आकर बैठ जाते हैं अग्नि के पास। लेकिन कई बार क्या होता है कि अक्सर दोस्तों के झुंड में, या फिर यूँ कहें जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, कोई एक छोटी सी गलती कर दे या कुछ अजीब सा कर दे, तो वो फिर उस महफिल का शिकार हो जाता है। हर कोई बात कोई करे और मिलती जुलती बात का कुछ हो तो उसी पर बात आती है। अब नवीन के साथ भी यही हो रहा था। कोई बात होती तो घूम फिर कर ना सिर्फ संजीव बल्कि उसके दोस्त भी अब नवीन को एक तरह से ये कहकर चढ़ाने लगे कि ये तो डरता है, ये तो डरपोक है। संजीव कुछ कहे, चलो दोस्तों के सामने भी कहे, कुछ हद तक तो नवीन बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन ऐसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों जिनसे वो मिला तक ना हो, पहली बार मिल रहा हो, जिनको जानता तक ना हो, क्या ये बात नवीन बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन शायद संजीव के लिए, क्योंकि वो संजीव के दोस्त थे और वो संजीव को अपना भाई मानता था, इसलिए वो जहर का घूंट जैसे तैसे करके पी गया। लेकिन उसके मन में एक बात बैठी हुई थी कि ये सभी के सभी उसको डरपोक समझ रहे हैं, जो कि वो नहीं है। वो तो सिर्फ किसी आने वाले खतरे या फिर किसी ऐसे डरावने खतरे को अवॉइड करना चाहता है जिसकी वजह से उन सब की जान खतरे में ना पड़ जाए। यूं ही किसी ने थोड़ा उस पत्थर पर लिखा होगा। खैर, अब ये सभी अपने कैंप में जाते हैं, आग बुझ जाती है। नवीन संजीव के साथ एक कैंप में, एक टेंट में सो रहा था। लेकिन यूं कहें कि सो तो सिर्फ संजीव ही रहा था। थकावट होने के बावजूद नवीन को नींद नहीं आ रही थी। शायद नवीन उन बातों को ज़्यादा ही दिल पर ले चुका था और रह रह कर उसके मन में वो बातें बार बार घूमे जा रही थी कि उसके दोस्त संजीव और उसके दोस्त उसको सभी एक कमज़ोर या एक डरपोक कल समझ रहे हैं। ना जाने नवीन के मन में क्या आता है। वो उठता है, टेंट से बाहर जाता है और सीधा उस दरवाजे की ओर जाना शुरू कर देता है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो सोचता है कि वो इस दरवाजे को खोलेगा और बंद नहीं करेगा। सुबह उठ के वो सबको दिखाएगा कि उसने इस दरवाजे को खोला है, ये देखो उसका सबूत, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन शायद इस बात में वो भूल चुका था कि खुद ही उसने पॉइंट आउट किया था कि जो पत्थर पर लिखा है किसी ने सही तो लिखा होगा। अब बिना सोचे समझे वो उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है, ऐसा उसे महसूस होता है कि एक बहुत तेज हवा का झोंका उस दरवाजे को लगा और एकदम से दरवाजा पीछे की ओर हुआ है। नवीन को लगता है कि ठीक है जी, पीछे भी खाली है और हवा का एक वैक्यूम निकला होगा जिसकी वजह से दरवाज़ा थोड़ी सी तेज़ खुला है। लेकिन वो एक बड़ी अजीब चीज़ को नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि सारे पीछे जो आसमान है वहाँ पर तारे नज़र आ रहे थे, लेकिन जहाँ पर वो दरवाजे का हिस्सा था उसके पीछे बिल्कुल काला काला नज़र आ रहा था। एक भी तारा नहीं नज़र आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये उसी आसमान का ही तो हिस्सा है। अब नवीन को लगता है कि कहीं कोई काले रंग की शीट तो नहीं है इस दरवाजे में। वो अब उस चीज़ को चेक करने के लिए हाथ अंदर डालता है। जैसे ही वो हाथ अंदर करता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई शीट नहीं है, बिल्कुल खाली है दरवाज़ा। लेकिन वो एक चीज़ सोचता है कि एक मैं चीज़ चेक करता हूँ। वो कोने की तरफ जाता है। अब वो अपना हाथ, यानी कि इस तरफ से देख रहा था कि उसको उसका हाथ नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ तक वो दरवाजे की चंगाहट थी उसके आगे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अपना हाथ तक नज़र नहीं आ रहा था। नवीन को महसूस होता है कि जो भी है ये कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है, ऐसे महसूस होता है किसी ने नाखूनों से उसको छील दिया। और जैसे ही वो देखता है उसके हाथों पर
नाखूनों के निशान थे बड़े बड़े। नवीन अब डर चुका था। वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद करता है, लेकिन शायद जिसको आना था वो आ चुका था। नवीन उस समय तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन क्या दरवाज़ा खुलते ही जो उस दरवाजे से निकला था, जो तब तो नवीन को दिखा नहीं, क्या वो वापस जाता है? अब वो पड़ चुका था नवीन के पीछे। नवीन अपने जख्मी हाथ को लेता हुआ टेंट के अंदर जाता है और वो सोचता है कि वो किसी से बात नहीं करेगा। अगर कुछ खराब होता है तो उसका नाम ही आएगा। उसकी सारी बहादुरी निकल चुकी थी। अब वो सोने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद उसको नींद आ जाती है, लेकिन नींद आने के बाद उसको कुछ समय बाद ऐसा महसूस होता है कि कोई टेंट के आसपास घूम रहा है। उसको लगता है कि शायद कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन जो भी घूम रहा था वो जानवर तो था नहीं, क्योंकि वो इंसानों की तरह चल रहा था। नवीन संजीव की तरफ देखता है। संजीव तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। वो उस परछाई की तरफ देखता है और डरते डरते कहता है, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? अब उन दोस्तों का नाम लेता है जो 3 दोस्त थे, कि क्या उनमें से कोई है, लेकिन आवाज़ आती नहीं किसी की। वो परछाई धीरे धीरे उस टेंट के पास आती है और एक बड़ा सा नाखून उस टेंट को चीरता है, और जैसे ही पर्दाफाश होता है तो नवीन के सामने एक खूंखार शैतान खड़ा था, प्रेत खड़ा था। उसकी शक्ल देख के तो नवीन की चीख तक नहीं निकल पाती। वो प्रेत सीधा नवीन के ऊपर आता है और एक ही बार में नवीन के सीने पे अपने पंजे मारता है। जैसे ही होता, अचानक से नवीन की जाग खुलती है और वो देखता है कि कुछ नहीं है। शुक्र है, ये महज एक भयानक सपना था। लेकिन आज नवीन की रात इतनी आसानी से गुजरने नहीं वाली थी। कुछ ही समय बाद नवीन को फिर से नींद आ जाती है, लेकिन वही शैतान अब उसको फिर से नजर आता है, जहां से उसने ख़त्म किया था। वो सीने में खंजर यानी कि अपने नाखून खोपता है और ऐसे ही उसको घड़ीस कर बाहर ले जाता है। बाहर पत्थरों में नवीन पर वो दूसरा वार करता है, और जैसे ही वो वार करने लगता है, नवीन थोड़ा सा साइड पे होता है और वो जो निशान है उन पत्थरों पर रगड़ खाते हुए चिंगारी निकलते हुए लग जाते हैं। नवीन अब ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था। जैसे ही तीसरी बार वो वार करता है, एक ही झट से उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है और फिर से सपना टूटता है। नवीन देखता है कि संजीव तो आराम से सो रहा है, और शुक्र है ये फिर से महज एक सपना ही था। लेकिन अब नवीन को ये महसूस हो चुका था कि सपना आते ही उसकी मौत हो जाती है। उसको वही हैवान नजर आता है। इसी डर में वो अब सोता नहीं है, लेकिन थका होने के कारण कुछ समय बाद उसको नींद आ जाती है और उसको फिर कुछ पता नहीं लगता। सुबह उसको संजीव उठा रहा होता है, अरे भाई उठ जा, क्या हो गया? तो हमसे भी ज़्यादा लगता थका हुआ। नवीन जल्दी से उठ के इधर उधर देखता है और कहता है, अरे हाँ यार, रात को कुछ क्या हुआ? उठा था? नहीं नहीं नहीं, उठा नहीं था, बस अचानक से वो अपना बाजू देखता है जहाँ पर उसको कल प्रत्यक्ष तौर पर जागते हुए निशान पड़े थे, वहां पर अब एक भी निशान नहीं था। नवीन खुश हो जाता है। उसको लगता है कि दरवाजा खोलना भी शायद एक सपना ही था। शुक्र है उसने ऐसा नहीं किया, शुक्र है। लेकिन अचानक से संजीव कहता, अरे ये क्या यार, मैं भी कहूँ रात को ठंड कहाँ से आ रही थी? नवीन कहता, क्या हुआ? कहता, यार ये देख, किसी ने टेंट को फाड़ा हुआ। बड़े सलीके से टेंट फटा यार, हवा से तो फटा नहीं लग रहा। अगर हवा से फटा होता तो चिथड़े उड़ते। ये तो किसी ने जैसे खंजर घोंपा होता है, खंजर मारा होता है या खंजर से चीरा होता है। अब जब नवीन उस टेंट को देखता है तो उसको रात का सपना याद आ जाता है। अरे ये तो सपने में उस प्रेत ने अपने नाखूनों से इस टेंट को चीरा था। फिर क्या वो सपना था, हकीकत थी? लेकिन निशान तो मेरे नहीं है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो सपना था या हकीकत थी।
लेकिन अभी बस ये सोच ही रहा था कि उसके दोस्त कहते हैं, अरे संजीव, नवीन, जल्दी से बाहर आना यार, ये देखो क्या है। तो कहता क्या हुआ, कहता आओ तो सही बाहर। अब जब वो बाहर जाते हैं तो वो पत्थर की ओर इशारा कर रहे थे ज़मीन पर। नवीन कहता है क्या 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 हुआ, क्या दिखाना है। कहते देखो यार खुद। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर किसी के नाखूनों के निशान थे। ये वही नाखूनों के निशान थे जो कल नवीन जब बच रहा था और उस हैवान, उस प्रेत ने जमीन पर मारे थे। नवीन तो अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। अब वो किसी को कह भी नहीं पा रहा था, किसी को कुछ जता भी नहीं पा रहा था, और इसी कशमकश में फंस चुका था कि कल जो हुआ, क्या वो सपना था, हकीकत थी, क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दरवाजे की तरफ देखता है और देखता है कि दरवाज़ा बंद है। चलो मैंने बंद किया था, लेकिन क्या मैंने सच में उसको खोला था? खैर, अब ये सब कुछ होता है। ये सब नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। नवीन गुमसुम बैठा हुआ था। संजीव उसको साइड पे बुलाता है। शायद अब संजीव को भी कुछ एहसास हो रहा था। वो नवीन से माफ़ी मांगता है कि भाई कल हमने हंसी मजाक में कुछ ज़्यादा ही कर दिया, फिर मैंने सोचा कि नहीं बोलना चाहिए था। नवीन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। संजीव कहता है भाई गुमसुम ना बैठ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नवीन कहता है नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस वैसे ही परेशान। तो संजीव कहता परेशान किस बात का? कहता नहीं बस कुछ नहीं, वैसे ही। खैर, संजीव कहता चलो कोई बात नहीं, होटल में जाके बात करेंगे। वो कहता ठीक है। अब ये पैकिंग करते हैं और नीचे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन सभी बड़े आराम से जा रहे थे। नवीन सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे नवीन नीचे जाता जा रहा था, उसकी जो सेहत है खराब होती जा रही थी। उसको उल्टियाँ आने लग पड़ी थी, उसको खून की उल्टियाँ आने लग पड़ी थी। उसको पानी पिलाते उसी समय पानी बाहर निकल जाता और उसको चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पैर उसके ज़मीन में गड़ चुके हैं। अब जैसे तैसे करके वो नीचे उतरते हैं। नीचे पहले होटल में आते हैं और होटल में आके नवीन थोड़ी देर रेस्ट करता है। फिर उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। जब डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कोई इसी तरीके का कुछ है नहीं है। हाँ, मौसम की वजह से हो सकता है। आप टूरिस्ट हो तो कई बार मौसम जो है वो रास नहीं आता, उसकी वजह से, या फूड पॉइजनिंग वगैरह का कई बार हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवीन, उसकी शिकायतें कुछ और ही थी। वो कह रहा था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे कोई अंदर से खा रहा है। मेरे कंधे इतने दर्द कर रहे हैं कि जैसे इन कंधों पर कोई बैठा हुआ है। और वो सपने। अब संजीव कहता सपने? कौन से सपने? कहता जैसे ही भाई आंख बंद करता हूँ कोई खूंखार प्रेत मुझे मारने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वो मुझे मार देता है मेरा सपना टूट जाता है। मेरी आंख खुलती है, लेकिन मैं जब सोता हूँ फिर वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। मैं यार सो भी नहीं पा रहा, मैं तो कुछ खा भी नहीं पा रहा। जैसे ही मैं खाता हूँ अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंदर से मेरी मेरी जो अंदर मेरी पचाने की शक्ति है वो हो ही नहीं। अचानक से चीज़ बाहर आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या आ रहा। मुझे भाई कहीं किसी पंडित जी के पास ले जाओ। संजीव कहता यार इसमें कौन सी बात है पंडित जी? तो नवीन आंखें झुकाते हुए कहता है यार तुझसे एक बात करनी थी। संजीव कहता हाँ बोल भाई, क्या बात करनी थी? तो नवीन कहता है कि यार मैं समझ नहीं पा रहा कि जो मैंने किया वो सपने में किया या हकीकत में किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संजीव कहता है कि भाई बोलेगा तो तभी ही डिसाइड करेंगे ना। वो इशारा करता है कि दोस्तों के सामने। नहीं, कहता कोई बात नहीं। ये होटल के रूम में जाते हैं तो ये संजीव कहता है कि नवीन को अकेले रूम में रुकेगा, मैं इसके साथ रुकूंगा, तुम दूसरे रूम में रुक जाओ। अब संजीव पूछता है कि भाई बता क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब नवीन उसको सिलसिलेवार हर एक चीज़ बताता है कि क्या क्या हुआ। ये सुन के नवीन एक्सपेक्ट कर रहा था कि संजीव गुस्सा करेगा। वो कहेगा तू पागल हो गया, तूने क्यों उस दरवाजे को खोला? लेकिन संजीव की आंखों में आंसू थे। वो कहता भाई मेरी ही गलती थी, मैंने मजाक में कंट्रोल ही खो दिया था। मैंने तो देखा तक नहीं तेरी शक्ल की तरफ, तुझे बुरा लग रहा है और तूने ये कदम उठा दिया, ये सब मेरी गलती है। नवीन कह रहा था भाई मैं तो ये डिसाइड कर ही नहीं पा रहा कि वो मैंने सच में खोला था या सपने में खोला था। तो संजीव कहता भाई जो तूने निशानियां बताई हैं वो टेंट के फटने की या वो नाखूनों की, वो भी तो असलियत है ना, वो कौन सा कुछ झूठ है। अब
संजीव और नवीन दोनों बैठे इस चीज़ का चिंतन कर रहे थे कि इस चीज़ का हल कैसे निकालेंगे। खैर, अब वो दूसरे दोस्तों को भी बुला लेता है कि भी बताना तो पड़ेगा। जब वो उन दोस्तों से बात करता है तो दोस्त उसको बुरा भला कहने लग पड़ते हैं नवीन को कि भाई तुझे, तेरा दिमाग ख़राब है क्या, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी तो दरवाज़ा खोलने की। तो संजीव फिर बचाव करता है नवीन का कि भाई खोल दिया तो खोल दिया। अब यहाँ पर किसी एक दूसरे से बहसने के अलावा किसी अच्छे से पंडित को ढूंढते हैं और बाद में फिर सारी बात कहते हैं कि क्या होता है। तो कहता है कि यहाँ से अब हम, भाई कौन सा पंडित हमें मिलेगा यहाँ पर, हम तो यहाँ पर नए हैं। तो संजीव फिर उसी वेटर को दोबारा फ़ोन करता है कि भाई 2 मिनट आना। इन तीनों को फिर से दूसरे कमरे में भेजता है और उस वेटर को सारी बात बताता है। वो वेटर अपने माथे पर हाथ मारता है जोर से, कहता है सर आपको बोला था मत जाना, और अगर गए हो तो वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करना। जब आपने दरवाजे की बात की थी मैंने खास तौर पर आपको मना किया था। आपको पता है वो दरवाज़ा किस चीज़ का होता है? तो संजीव कहता है भाई मुझे तो नहीं पता। वो कहता है सर ये जो दरवाज़ा है ये हर एक को नज़र नहीं आता, ये एक खौफनाक दुनिया का दरवाज़ा है। कभी कभी हमारे गांव में इसके बारे में बात की जाती है कि अगर किसी को जंगलों में, पहाड़ों में ये दरवाज़ा नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करके चले जाओ। कोई भी ये दरवाजे को खोल दे उसकी मौत पक्की है। मैं आपको बता ही देता हूँ, उसकी मौत पक्की है, वो नहीं बचता। अब ये सुनकर नवीन से ज़्यादा भी संजीव घबरा चुका था, क्योंकि नवीन तो शायद मरने वाला था, लेकिन अपने भाई जैसे दोस्त को संजीव नहीं खोना चाहता था। अब वो वेटर के सामने हाथ जोड़ता और कहता है भाई कोई भी यहाँ पर तांत्रिक, अरे यार इस तरफ तो तांत्रिक भी बहुत होते हैं, किसी से भी मिला दे, पैसों की कोई चिंता नहीं, बस तो कोई एक ऐसे सिद्ध पुरुष से मिला दे जिसके साथ ये बात करें और ये समस्या का हल हो जाए। वेटर कहता है कि सर मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि कभी इसका कोई हल हुआ हो, फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गांव में बात करता हूँ, शायद कोई बता पाए। लेकिन संजीव कहता है जो भी करना जल्दी कर, समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब वो कहता है ठीक है। वो फ़ोन करना शुरू करता है और किस्मत शायद अच्छी थी। पता लगता है कि एक दूर के गांव में, मतलब जो इस वेटर का गांव भी काफ़ी दूर था, उसके गांव के भी आसपास दूर दराज के इलाके में एक कोई संत है जो इन शक्तियों का माहिर है, दूसरी दुनिया की शक्तियों का माहिर है। जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच की जाती है फ़ोन पर। तो वो संत कहता है कि इसको लेकर अभी आओ, इससे पहले कि वक्त ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ऐसे हालातों में जब ऐसे कोई दरवाजे नज़र आ जाए या शीशे में कुछ ऐसा नज़र आ जाए या कुएं में कोई ऐसा कुछ नज़र आ जाए तो इंसान ज़्यादा देर तक बचता नहीं है। जो भी इस पोर्टल से, जो भी इन दरवाज़ों से, जो भी इन रास्तों से शैतान पीछे पड़ता है वो उस इंसान को तो लेकर ही चले जाता है अपनी दुनिया में, अपना गुलाम बनाने। खैर, अब आनंद फानंद में वो दोस्तों बैठे रहते हैं। उनको कहता भाई ये अपना काम करते रहे, ये जल्दी से गाड़ी किराए पर लेते हैं और उस वेटर की होटल से बात करते हैं कि भाई हमें जो पैसे काट ना काट ले हम दे देंगे, हमने बहुत ज़रूरी काम जाना है। और वेटर को लेकर पहुंच जाते हैं उस बाबा जी के पास, क्योंकि वो बाबा जी हिंदी नहीं बोल पाते थे, बंगाली ही बोलते थे, तो उनको भी कोई ट्रांसलेटर तो चाहिए था। सारी बात होती है। बाबा जी कहते हैं कि जो मतलब एक बिल्कुल सारी मैं आपको ब्रीफ में कर रहा हूँ कि देखो बात ऐसी है कि मैं इसको एक मोली बांध के दे रहा हूँ और ये मोली इसके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये जाएगा वहाँ तक, यानी कि उसी दरवाजे के पास फिर से जाएगा और उस दरवाजे को फिर खोलेगा। जैसे ही वो दरवाजे को फिर खोलेगा, जिस हाथ से इसने हाथ अंदर किया था उनको सब पता था, ये उसको ऐसे करेगा और जो मोली है बिल्कुल ढीली छोड़ेगा और हिलाएगा, यानी कि वो मोली वहीं पर रह जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में बात कहें कि मैंने एक तरह का एक मंत्र करके इस मोली में कर दिया है कि उस शैतान को एक तरह का भोग लग जाएगा। अब खुश हो जाता है संजीव कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो काम बड़ा इजी हो गया, हम वहाँ पे जाएंगे, ये काम करेंगे और मेरा दोस्त बच जाएगा। अब वो बाबा जी हंसते हैं, कहते हैं हाँ आसान ही लगता है, जब होगा तब देखेंगे, इतना आसान मत समझो बेटा, जब जाओगे तो पता लग जाएगा। खैर, अब ज़्यादा बात नहीं होती, कहता जल्दी से पहुँचो, समय इसके पास ज़्यादा नहीं है। अब ये जल्दी से वापस आते हैं काफ़ी समय बाद, क्योंकि गाड़ी पहाड़ी इलाके थे, टाइम तो लग ही जाता है, घंटे काफ़ी लग जाते हैं। और ये अब शुरुआत करते हैं फिर से उस जगह पे ट्रैकिंग की, लेकिन इस बार मामला काफ़ी गंभीर था। मामला एक जान को बचाने का था। ये
उसको पहले लेके जाने जब लगते हैं नवीन को, तो नवीन खुद चल के जा रहा था ठीक ठाक, लेकिन कुछ ही समय बाद नवीन से चला नहीं जा रहा था। फिर वो सहारा लेता है दो दोस्तों का, संजीव का और उसके एक दोस्तों का। कुछ ही समय बाद वो भी काफ़ी भारी होता जा रहा था। नवीन तो एक तरह से जिंदा लाश ही बन के चल रहा था। अब जो भी कुछ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ नवीन के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि संजीव और उसके बाकी दोस्तों के साथ भी हो रहा था। कहीं उनको कान के बिल्कुल पास से आवाज़ आती कि छोड़ के भाग जाओ इसे, ये तो तुम्हारा भी वही असर होगा जो उसका होगा। कहीं उनको ऐसा एहसास होता कि उनको किसी ने नाखून मारे हैं। कहीं उनको ऐसा एहसास होता कि उनके पाँव कोई खींच रहा है। कुछ समय बाद अब नवीन को ऐसे लेकर जाया जा रहा था जैसे किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे, चारों जाने कंधा देकर। लेकिन धीरे धीरे उन तीनों की हिम्मत जवाब दे गई। वो तीनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि भाई हम नहीं इससे आगे लेके जा सकेंगे, हमें तो खुद समस्या हो रही है, हमें पता नहीं कानों के पास कोई आवाज़ आ रही है, हमारे पैर जैसे ज़मीन में धंसते जा रहे हैं, हमसे तो आगे नहीं जाता जा रहा, हम नहीं जाएंगे। रास्ता भी काफ़ी आगे तक पड़ा था। संजीव कहता है भाई थोड़ा सा रह गया, प्लीज़ यार मेरी मदद करो, मैं इसको अकेले कैसे लेके जाऊँगा, अगर ना लेकर गए तो मर जाएगा। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई अगर लेके जाने की कोशिश की तो हम भी साथ में मरेंगे, मैं तो कह रहा हूँ तू इसको छोड़, हमारे साथ चल फिर वापिस, ये नहीं बच पाएगा। संजीव उनके आगे तरले मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और वो वापस चले जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो ये कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा चापलूसी करते हैं वो दोस्त संजीव के, जो सारे टाइम उसकी चापलूसी करते थे उसके पैसे की वजह से। अब मुश्किल आन पड़ी तो सबसे पहले भी वो छोड़कर भागे, जो सिर्फ खाने पीने के लिए आए थे। खैर अब उस जंगल में, पहाड़ी रास्ते में नवीन और संजीव अकेले थे, और वो था प्रेत जो उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहता था। लेकिन बाकी दोस्त मतलबी थे, संजीव तो नहीं था ना। संजीव की निष्ठा तो थी पूरी नवीन पर। एक पॉइंट पर आकर नवीन कहता है कि भाई मेरा अंत यहीं पे है, छोड़ दे मुझे, बस वापस चला जा, घर बता देना कि दुर्घटना हुई और नवीन मर गया। लेकिन संजीव, वो तो दोस्त था, वो तो भाई था नवीन का, वो कैसे उसको जाने देता। वो अब उसको बच्चों की तरह अपने पीछे लट जैसे कंधे पर सवार करते हैं, उसके हाथों पर रस्सी बांधता है कलाई में और कस के आगे बांध रहता ताकि गिरे ना, और अगर गिरे तो फिर दोनों साथ में ही गिरेंगे। लाठियां पकड़ता है और अपने दोस्त को लेकर जाने लग पड़ता है उसी पहाड़ी की चोटी की तरफ। मुश्किलें उसको भी आ रही थी, नाखूनों से हमला उसको भी हो रहा था। इतना ही नहीं, कई बार तो नवीन भी उसको पीछे से ऐसे कसता जैसे वो उसको मार ही देगा। लेकिन उसको पता था कि यह नवीन नहीं, नवीन को तंग करने वाला वही प्रेत है जो हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। जब वो उस चोटी पर पहुंचे तो संजीव की हालत भी तकरीबन नवीन जैसी ही हो चुकी थी। वो अब उस दरवाजे तक चलकर नहीं, रेंग कर जा रहे थे दोनों जाने। बस संजीव नवीन को कह रहा था कि हिम्मत नहीं हारनी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो बड़ी मुश्किल से नवीन को खड़ा करता है और कहता है भाई दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खुलता है और एक झटका लगता है दोनों को। दोनों पीछे जा पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत करके नवीन को संजीव सहारा देता है और कहता है हाथ अंदर डाल और हिला दे एक बार अच्छे तरीके से हाथ को। जैसे ही वो हाथ को हिलाता, उसको महसूस होता है कि एक वो मोली जो बाबा जी ने बांधी थी वो किसी ने खोली है। शायद उस प्रेत ने उस भूख को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो हाथ बाहर निकालता है, वो उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते दरवाज़ा गायब हो जाता है। अब उस चोटी पर सिर्फ और सिर्फ नवीन और संजीव थे, साथ उन दोनों की दोस्ती, ब्रदरहुड। अब कुछ समय वो रेस्ट करते हैं। अब दोनों का जो शरीर है वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। जो नवीन को समस्या आ रही थी वो भी तकरीबन जाती रही, और नवीन कहता है भाई खाने को लेकर आया कुछ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन के तो संजीव की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से नवीन कुछ खा नहीं पाया था, कुछ पी नहीं पाया था। अब वो पानी पीता है, कुछ खाता है,
और अब ये नीचे जाने लग पड़ते हैं। उसके दोस्त वो तो बस छोड़कर भाग चुके थे सोडर को भी, इतना डर चुके थे। खैर नवीन का जो ट्रिप है वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि खैर जो संजीव का ट्रिप है वो तो सक्सेसफुल हुआ, इसी बहाने उसको पता लग गया था कि कौन अपना है कौन पराया है, खास तौर पर नवीन को। उन्होंने उस वेटर का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वो वेटर ना साथ देता, हालांकि अगर उसकी बात पहले मान ली जाती तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी, लेकिन दोस्ती की परख भी तो होती है, और वो परख बाखूबी से क्या खूब हुई, ये नवीन से बेहतर कौन जान सकता था। वो वेटर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं भाई याद रहेगा तू हमेशा, तूने आगे बढ़कर हमारी मदद की, आगे बढ़कर हमें चेताया, हमारी बेवकूफ़ी थी, हम उस समय नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन फिर भी तूने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और हम याद रखेंगे। साथ के साथ ही याद रखेंगे सलूक भी अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, जो उन्होंने भी किया। खैर ये अपने होम टाउन वापस आ जाते हैं। घूमते आज भी हैं, आज भी ये ट्रैकिंग करते हैं, आज भी ये पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखते हैं कि कहीं कोई ऐसा दरवाज़ा फिर से नज़र तो नहीं आएगा, और अगर आ गया तो उसके आसपास भी नहीं फटकना। खैर एक शिक्षा थी जो उनको मिली और उन्होंने अच्छे तरीके से उसको धारण किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट थी भाई की, एक भाई ने मुझे लिखा था कि यार आपने एक शब्द बोला था आपकी जुबा में, वो बड़ा अच्छा लगा पंजाबी में, लेकिन वो शब्द यार बड़ा ओड सा शब्द है, मैंने तो तब भी बड़ा झिझकते हुए बोला था। वो था जो विडोर होता है, यानी कि जिसकी वाइफ की डेथ हो गई होती है, तो मैंने कहा था वो यार रंडवा होता है, रंडवा रंडवा कहते हैं। रंडवा आई थिंक हरियाणवी शब्द है या हिंदी का मुझे नहीं पता, या हिंदुस्तानी भाषा का शब्द है। और वो भाई ने कहा था कि भाई वो आप एक बार ज़रूर बोल देना, आपकी वजह से बोल दिया, अदरवाइज़ भाई मुझे थोड़ा सा ओड लगता है। और बस बाकी कमेंट्स कुछ सजेशन के रहते हैं कि भाई आपके वो पीछे ना ऐसे वो क्रिकेटर्स की आवाज़ आती है, जैसे वो भाई वो आती नहीं है, आसपास कुछ नहीं, वो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया, थोड़ा सा फील बनती है, लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगती कोशिश करूँगा उसको रिप्लेस करने की किसी चीज़ से, किसी और बैकग्राउंड म्यूज़िक से। सच कहूँ तो आज तक मुझे भाई कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा मिला ही नहीं। जो अच्छा मिलता है तो वो ये चैनल तो होते हैं यूट्यूब वाले जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ भाई ये बाद में स्ट्राइक दे देते हैं, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। यूट्यूब की जो खुद की लाइब्रेरी है उसमें से कोई ऐसा इतना अच्छा म्यूज़िक है नहीं जो मुझे बीजीएम में अच्छा लगता हो, तो अभी तक बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की खोज जारी है कि कोई अच्छा सा म्यूज़िक मिल पाएगा। खैर जब मिलेगा तब सही, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। कल मेरी टी शर्ट की बात भी हुई थी कि भाई आज तो दूसरी टी शर्ट पहन कर आए हो, एनबीएस कहाँ गया, ये रहा एनबीएस। वो दरअसल मैं भूल गया था डालनी, जब मैंने शूट शुरू करने लगा तो फिर अचानक याद आया कि यार टी शर्ट तो मैंने बदली नहीं, और टी शर्ट बेसिकली थी मेरी स्कूटी में। मैं फिर थोड़ा सा आलस कर गया कि भाई 3 मंजिलें नीचे जाऊँगा लेकर आऊँगा, मैंने कहा इसी में कर देते हैं, एक आधा एपिसोड चलना भी चाहिए। खैर उसका भी आपको जवाब मिल गया। और साथ के साथ ही लाइव का कुछ भाई लोगों ने किया था, डीएम भी किया था कि भाई आप लाइव नहीं आए, तो मैंने कहा था भाई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला मुझे कोई कि हाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई कि वोटिंग में डाल देता हूँ, है ना, उसमें डाल देता हूँ कि भाई लाइव आए या ना आए, तो देख लेंगे कितने वोट्स पड़े हैं। लेट से 400 से ज़्यादा वोट पड़ गए तो फिर कर लेंगे लाइव, है ना, इतना तो बनता ही है। तो देखते हैं कि क्या क्या रिज़ल्ट आता है उसका, वो मैं आज वोटिंग में डाल दूंगा, आप वोट कर देना अगर आपको ठीक लगे तो। और कुछ अपडेट्स नहीं है फ़िलहाल, यही है, और जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। कुछ चेंजेस लाने की सोच रहा हूँ, कुछ एपिसोड्स को सीरीज़ में लाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। अभी तो एक पेंडिंग पड़ा हुआ है बिहार की भूखी डायन का, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसकी कुछ पेंडिंग पड़ा मैं कंप्लीट करूँगा, तो उसके बाद ही फिर सोचेंगे। खैर आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।